हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन चैप्टर के शेष प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक पार्ट देख लिया है। यदि आपने इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सजरा। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। लेखपाल के पास संपूर्ण गांव का नक्शा रहता है। इसे गांव में सजरा भी कहते हैं। यह कपड़े पर बना होता है। सजरे में गांव की आबादी एवं वन क्षेत्रों को अलग अलग दिखलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 13 कॉलम। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। खतौनी में कुल 13 कॉलम होते हैं। इसमें भूमि का समस्त ब्यौरा विद्यमान रहता है। इसे लेखपाल द्वारा 15 नवंबर से पूर्व तैयार कर लिया जाता है। इसमें होने वाले परिवर्तन को लाल रंग की स्याही से रेखांकित किया जाता है। इसे 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, लेखपाल। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लेखपाल द्वारा किया जाता था। लेखपाल के पास संपूर्ण भूमि का ब्यौरा होता था, इसलिए उन्हें यह काम सौंपा गया था। भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया लेखपाल द्वारा संपन्न की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया कौन संपन्न करवाता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, लेखपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, भू अधिकारों के प्रलेख। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। जमाबंदी भू अधिकारों का प्रलेख होते हैं। जमाबंदी के रजिस्टर में निम्नलिखित का विवरण रहता है, भू मालिकों के नाम, भूमि का क्षेत्र, भू मालिकों का शेयर, खेती, किराया, राजस्व जमीन इत्यादि। जमाबंदी में 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं जो भू अधिकारों के अभिलेखों से संबंधित होती हैं। इसकी व्यवस्था तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए की जाती है। एक प्रति सरकार के पास होती है तथा दूसरी प्रति लेखपाल के पास रखी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जमाबंदी तैयार की जाती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1954। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना वर्ष 1954 में प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में यह मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील एवं सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना तहसील में प्रारंभ हुई थी। वर्ष 1954 में चकबंदी योजना को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया था। चकबंदी व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अनेक कटकों में विभाजित किया है। प्रत्येक कटक में चकबंदी समिति गठित की जाती है, जिसमें कम से कम 5 एवं अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक कटक के चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 11 सदस्य। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, पंजाब। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम वर्ष 1921 में पंजाब प्रांत में लागू किया गया। ऐच्छिक चकबंदी व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई कृषक स्वयं अपनी इच्छा से चकबंदी करने को तैयार हो जाता है तो उसे ऐच्छिक चकबंदी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितने फुट होती है? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 165 फुट। व्याख्या भी देख लेते हैं। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 165 फुट होती थी। शाहजहां के शासनकाल के दौरान भूमि की पैमाइश पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अगला प्रश्न है, गंटर जरीब की लंबाई होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 64 फुट। व्याख्या देख लेते हैं। गंटर जरीब की लंबाई 64 फुट होती है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसका उपयोग अधिक होता था। गंटरी जरीब का वर्तमान समय में भी अधिक इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जरीब। व्याख्या देख लेते हैं। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि है जरीब। इसके माध्यम से कृषि खेत का सार्थक मापन किया जाता है। एक जरीब की लंबाई करीब 55 गज होती है। अगला प्रश्न है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 4840 वर्ग गज। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा। 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 बीघा और 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ भी होता है। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 0.2529 हेक्टेयर। और कभी कभी ऑप्शन में 0.253 भी दे सकता है दोस्तों, क्योंकि 293 के करीब है, इसलिए लगभग में इसे भी दे सकता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्याख्या। इस प्रश्न का व्याख्या सेम ऊपर के जैसा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 1 बिस्वा। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 बिस्वा का 1 बीघा से अनुपात 1 बिस्वा है। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा या 3025 वर्ग गज। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 20 कंचवांशी बराबर 1 बिस्वांशी। 20 बिस्वांशी बराबर 1 बिस्वा, जिसमें 1361.25 वर्ग फुट होता है। और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा और 1 बीघा बराबर 55 गुणे 55 वर्ग गज। अगला प्रश्न है, जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दाखिली मोड़ है।
उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को दाखिली मोड़ कहा जाता है। वह कोना जहाँ खेत की 3 मेड़ें आपस में मिलती हैं सेहमेड़ा कहलाती है। वह कोना जहाँ खेत की 4 मेड़ें मिलती हैं चौमेड़ा कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कोना जहाँ खेत की 3 मेड़ें आपस में मिलती हैं, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, इसको सेहमेड़ा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सेहमेड़ा। अगला प्रश्न है, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सर्वेक्षण कला। व्याख्या देख लेते हैं। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों तथा ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को सर्वेक्षण कला कहते हैं। इसमें विभिन्न यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी दी गई निर्देश दिशा या याम्योत्तर से किसी रेखा तक क्षैतिज कोण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, दिक्मान कोण। व्याख्या देख लेते हैं। प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण में दिक्मानों का विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर किसी क्षेत्र के विवरणों को प्लान में अंकित किया जाता है। किसी दी गई निर्देश दिशा या याम्योत्तर से किसी रेखा तक का क्षैतिज कोण उस रेखा का दिक्मान या दिशा कोण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही मापन किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, थियोडोलाइट। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। थियोडोलाइट सेक्सटेंट 2 प्रमुख यंत्र हैं जिसके माध्यम से हम सर्वेक्षण को तकनीकी रूप प्रदान करते हैं। थियोडोलाइट एक ऐसा सर्वेक्षण यंत्र है जिसकी सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही मापन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण किस यंत्र द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, पेंटोग्राफ। व्याख्या देख लेते हैं। मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण करने हेतु सबसे उपयुक्त यंत्र पेंटोग्राफ है। इसका आकार समचतुर्भुजाकार होता है। यह पीतल या एल्यूमीनियम का बना होता है। वर्तमान समय में इस यंत्र का प्रचलन कम हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, लगान। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स लगान कहलाता है। भूमि कर लगाने संबंधी अधिकार राज्य सरकार के पास निहित है। लगान पक्षकारों के मध्य करार द्वारा या संविदा द्वारा निर्धारित होता है। वर्तमान समय में लगान के स्थान पर भू राजस्व की वसूली मालगुजारी के रूप में की जाती है, जो सरकार द्वारा किसी अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमानुसार लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व काश्तकारों द्वारा देय किराया सकल उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्धारित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 35 से 75%। व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व काश्तकारों द्वारा देय किराया पूरे भारत में सकल उत्पादन के 35 से 75% के बीच निर्धारित था। 1950 के दशक में कानून बनाया गया तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में सकल उत्पादन का 20 से 25% का मामूली किराया निर्धारित किया गया था। दोस्तों, इस चैप्टर के सभी प्रश्न समाप्त हुए। यदि वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों के लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।